आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में से पहले कई समीकरण बदल गए। बेंगलुरु से विपक्ष के ऐलान ने 2024 के लिए अब एक नया घमासान शुरू कर दिया और कल पहली बार प्रधानमंत्री ने देश के सामने यह भी कहा कि 2024 में एनडीए 50% से ज्यादा सीटें, 50% से ज्यादा वोट लेकर के आएगा। यह फॉर्मूला एनडीए ने तय कर लिया है। ऐसा कहने से पहले प्रधानमंत्री ने जाहिर है कुछ होमवर्क भी किया होगा, वरना ऐसी बात वो यूं तो नहीं कह देंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान के कई मायने हैं। आज तक लोकसभा में कोई भी पार्टी 50% वोट लेकर नहीं जीती। याद होगा आपको 1984 में राजीव गांधी की सरकार आई थी, उनकी सत्ता आई थी और बहुत बहुमत था, प्रचंड बहुमत था। उनको भी 49% वोट मिले थे। उस वक्त का चुनाव कितना बड़ा था सब जानते हैं। उस वक्त मुद्दा भी क्या था सबको मालूम है, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? क्या विपक्ष के अलायंस इंडिया में इतनी ताकत है कि नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई 50% वोट की है, उनका मुकाबला कर सकें? इस मुद्दे पर आज के कुरुक्षेत्र में बहस करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। बेंगलुरु के बाद एंटी मोदी मोर्चा का हौसला बुलंद है। ममता बनर्जी जीतेगा इंडिया का नारा लगा रही थी। पंचायत चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट की जानी दुश्मन थी ममता। बेंगलुरु के मंच पर दोनों का स्वागत कर रही थी। मोदी रोको मोर्चा का इंडिया नामकरण सबको एक्साइट किए हुए है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए वो ऐलान से पहले ही पटना निकल गए। लेकिन 2024 की जंग के लिए मोदी रोको मोर्चा ने टीम मोदी को एक और मौका मुहैया करा दिया है। कुरुक्षेत्र के रण पर लिखा जा रहा है, एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। 2024 में भारत वर्सेस इंडिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस मुकदमे को कैसे पेश करते हैं, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। सिर्फ नाम की बात है तो भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया प्रचलित है, जो नहीं होना चाहिए था मगर प्रचलित है। संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। पर अगर कॉन्सेप्ट की बात आती है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा ना कि हम तो साहब एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया, तो फिर आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत में जमीन आसमान का अंतर है। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने अपनी किताब लिखी है इंडिका। तो ग्रीक और यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया नाम दिया था और यूनान और ग्रीक दोनों खत्म हो गए दुनिया से। दरअसल इंडिया ब्रांडिंग के पीछे एंटी मोदी मोर्चे का मकसद साफ है। बीजेपी के हिंदुत्व का सामना नहीं कर सकते, अब बीजेपी के राष्ट्रवाद की बारी है। मोदी के राष्ट्रवाद से मुकाबले के लिए नामकरण हुआ इंडिया। मगर ये नामकरण होते ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, इंडिया तो कॉलोनियल और अंग्रेजों का दिया नाम है, हमारे देश का नाम तो भारत है। मजे की बात यह कि जवाब में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ट्रोलर्स की जुबान में कहती हैं, जिन्हें इंडिया से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। कहावत है नाम में क्या रखा है, गवर्नेंस में काम महत्वपूर्ण है और सियासी गठबंधन में सीटों का बंटवारा। अब दो अहम सवाल, 2024 में टीम इंडिया में सीट का बंटवारा कैसे होगा? 2024 में जंग नाम पर होगी या सरकारों के काम पर? मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। स्वागत है सुधांशु जी आपका। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका भी। और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संजीव जी आपका बहुत स्वागत है। एक खबर आ रही है इस बीच में आपको बता दूं, संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और इस सत्र के लिए सरकार ने 31 बिल लिस्ट किए हैं।
जिसमें पहले नंबर पर ही है दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, यानी जो ऑर्डिनेंस लाई थी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए दिल्ली में सर्विसेज को लेकर के जो मामला था, उससे जुड़ा बिल पहले नंबर पर है उस सूची के अंदर। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर लाए गए अध्यादेश की जगह अब बिल पेश करेगी सरकार, और कोई भी अध्यादेश हो संसद से 6 महीने के अंदर उसको पास कराना जरूरी होता है। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर जो है पंजाब से है। पंजाब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो राज्य में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो चीफ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी सरकार के सामने। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भले हमारा कोई समझौता हो गया हो, वो संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन हमारा कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। पंजाब में हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, हम कोई समझौता आम आदमी पार्टी के साथ नहीं करने जा रहे हैं। ये अभी अभी की खबर जो है वो आई है। कल जब अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी के साथ एक मेज पर बैठे थे, उसके बाद ये बयान आ रहे हैं। लेकिन जो आज बात जिस बारे में हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जब ये गठबंधन हुआ जिसका नाम दिया गया इंडिया, उसके बाद एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां आईं। उन्होंने बहुत सारे अपने सहयोगी दलों से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने इस पर भी तंज किया कि जिन लोगों से मिलना गवारा नहीं करते थे नरेंद्र मोदी, अब उनको गले लगाना पड़ रहा है। यह विपक्ष की एकजुटता की जीत है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह कहा, सामने जितने मर्जी लोग एक हो जाएं या एक होने का दावा करें, जब हम 50% वोट की लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे, जब हम 50% से ज्यादा वोट हासिल करके आएंगे, तो किसी गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन अगर यह हुआ तो यह एक इतिहास होगा, यानी आपको एक कीर्तिमान बनाना होगा, क्योंकि आज तक देश में कोई सरकार 50% वोट लेकर नहीं बनी। देखिए सौरभ जी, कीर्तिमान हमने बनाए हैं। कब कोई भी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में चुन के नहीं आई थी। 325 वोट लेके कभी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी? बताइए। 150 से अधिक सीटें लेके गुजरात में कभी सरकार बनी थी? 50% से ऊपर वोट था हमारा गुजरात में। और हमने राष्ट्रीय राजनीति में भी कीर्तिमान बनाए हैं। वो हम भारत के इतिहास की इकलौती राजनीतिक पार्टी हैं जिसने अपना कद उत्तरोत्तर बढ़ाते बढ़ाते कांग्रेस से बड़ा किया। भारत के इतिहास की इकलौती पार्टी हैं जिसके नेतृत्व में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत के इतिहास की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी जिसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी बार इस बहुमत प्राप्त किया ये नेहरू जी के बाद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो हमने तो इतिहास बनाया ही है। और इतिहास कौन बनाते हैं जानते हैं सौरभ जी? इतिहास वो नहीं बनाते जिनके मुंह में चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच बचपन से होता है और बड़े लाड़ दुलार में पाले जाते हैं। वो लोग बनाते हैं जो गरीबी में रहकर तप कर उभर कर सामने आते हैं। वो इतिहास नहीं बनाते जिनके की गले में फूलों के हार पड़ते हैं। वो तो कोई भी जीत जाता है, पड़ जाते हैं। जिनको अंगारों के हार डाले जाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तो मैं मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं कि अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। और इतिहास हमने सिर्फ भारत में नहीं बनाया मान्यवर। एक बात और कह दूं, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आपसे पूछूं, किसी देश की वो हैसियत नहीं है कि रशिया कहे कि इंडिया इज आवर ट्रेडिशनल एलाई और हमें S-400 दे, और अमेरिका कहे इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक एलाई और प्रीडेटर ड्रोन दे नाटो के अलावा। मान्यवर, ये हैसियत तो चाइना की भी नहीं है इस समय। तो इतिहास और इतिहास ये बनाया कि 48 करोड़ लोग जनधन खातों से जुड़े, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन था। इतिहास ये बनाया कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा कवर मिला, जो ओबामा केयर से बड़ी योजना थी। तो चाहे जमीन पे लोगों को, जिसे कहते हैं कि इतिहास का मतलब वो आवश्यकताएं उपलब्ध कराना हो, जन कल्याणकारी कार्य से वो इतिहास बनाना हो, या राष्ट्र के गौरव का इतिहास। मगर अफसोस जानते क्या है? अभी इन लोगों के मन में कौन सा इतिहास है? इन लोगों के मन में वो है कि अभी तक वो अंग्रेजियत का दिमाग जो है इनमें इनके बाहर ही नहीं निकला है। इसीलिए देखिए, इन्होंने अपने गठबंधन का नाम INDIA अंग्रेजी में तो सोच लिया, हिंदी में जब कल से पूछना शुरू किया गया तो गूगल खोज के बताए हैं। फिर कोई कहता था पहले डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक होगा, उन्होंने कहा नहीं डेवलपमेंटल होगा। और हिंदी के नाम बताने में बहुत सारी इन लोगों को समस्याएं आती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इतिहास वो बनाया स्वतंत्र भारत के बाद। स्वतंत्रता मिली थी, जिसे एक गीत था कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो मोदी जी ने पहुंचाया,
चाहे जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे 11 करोड़ लोगों के जल पहुंचाना हो। ठीक है, पर द्विवेदी जी। आगे की लाइन क्या थी जो इनके ऊपर रखती है कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। भटकती मदिर जिंदगी की कदम है, मगर मुक्ति गायन स्वरों में न पहुंचा। मुक्ति का भाव स्वरों में पहुंचा ही नहीं। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। स्वतंत्रता के अमृत काल में बहुत अच्छा कार्य किया है कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कि अब यह भी उजाला साफ हो जाएगा कि जो विचार विमर्श होना चाहिए था इंडिया बनाम भारत का, वहां भी किधर उजाला किधर अंधेरा, कौन गुलामी की तरफ पीछे की तरफ गया, कौन आगे की तरफ, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं कि कल से कह रही है हालांकि ये बात तो बीजेपी कि जो लोग अपने इतने बड़े अवसर पर अपने गठबंधन का नाम रखने में भी अंग्रेजी की सोच से आगे नहीं बढ़ सकते, उसका नाम भी उन्होंने वो रखा जो कि अंग्रेज हमको दे करके गए थे, वो आगे क्या बात करेंगे और क्या भला करेंगे भारत का। अभी वो कह रहे थे कि हम कीर्तिमान बनाने वाले लोग हैं, इतिहास रचने वाले लोग हैं, 50% वोट की लड़ाई लड़ेंगे 2024 में, आप सब लोग एक हो जाइए। और उसमें चांदी का चम्मच लेकर कौन पैदा हुआ और कौन तब करके कहां पहुंचा, उनका इशारा कहां था, वो भी आप तक पहुंचा होगा। देखिए सौरभ जी, आपका टीवी चैनल का नाम है इंडिया टीवी, बेशर्मी की हद है। आपके टीवी चैनल में आकर सुधांशु जी बैठ करके पाठ पढ़ा रहे हैं। सुधांशु जी उठ के चले जाइए, इंडिया टीवी है भाई साहब। बोलिए सौरभ जी को, रजत जी को कि इंडिया टीवी है, भारत के नागरिक नहीं है, देशद्रोही लोग हैं, अंग्रेज हैं। बोलिए, कम से कम इतना तो हिम्मत रखिएगा, बोलिए इनको, हमारे सामने बोलिए। आपका जो हिम्मत को मैं फिर सलाम करूंगा। इंडिया टीवी में बैठ करके, नहीं सर सुन लीजिए भाई साहब, पहले तो सुनने का क्षमता रखिए। इंडिया टीवी में बैठ करके CNN टीवी में, CNN इंडिया में जाकर के बड़े बड़े बातें करने वाले, इतिहास रचाने वाले, तो सचमुच में इतिहास इन्होंने रचाया। पूरे देश के एयरपोर्ट पे एक आदमी को भेज दिया, इतिहास ही रचाया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में मोदी जी के समय में, इतिहास इन्होंने रचाया है। पूरे देश की संपत्ति 20 परिवार को बेच दिया, इन्होंने इतिहास रचाया है। सबसे ज्यादा ट्रेन दुर्घटना में इन्होंने कोई काम, ट्रेन दुर्घटना में जितने वंदे मातरम में इन्होंने खर्च किया था, उन्होंने पूरे ट्रैक मेंटेनेंस में नहीं किया, इन्होंने इतिहास रचाया है। 2.5 करोड़ से 4 करोड़ का एक एक जो उद्घाटन में जो है मोदी जी के खर्च होते वंदे भारत में, इन्होंने इतिहास रचाया है। इन्होंने इतिहास रचाया है कि चीन को 2000 किलोमीटर दे दिया लेकिन संसद में बहस नहीं होती है। इन्होंने यह इतिहास रचाया कि भारत की ब्रिजभूषण जैसे व्यक्ति को कोई कार्रवाई नहीं करते। क्या भारत तो इंडिया की बेटी नहीं है क्या? जो है इनके इतिहास रचाने का तो क्षमता तो मैं कभी, हमें जो है सुधांशु जी, आपके इतिहास रचाने का परिभाषा और हमारे जिस तरह अनुवाद करते हैं और हमारे अनुवाद में बहुत अंतर है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मनमोहन जी भी 2 बार चुन के आ गए थे, लेकिन इतिहास आप तो नए, बिना पढ़े हुए नया इतिहास ही लिखते हैं। नया इतिहास लिखने की आदत है। 2 बार जीते थे मोदी जी, 2 बार मनमोहन जी भी भूल गए भाई साहब, क्योंकि इतिहास तोड़ मरोड़ करना तो आपका जो है पूरा खानदान में लिखा गया है। दूसरी बात है कि आप जो आदमी अपने रूट्स को भूल जाते हैं, 8000 करोड़ का प्लेन में बैठता है साथ, 16 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं, 900 करोड़ का मकान लोग बोलते हैं उसमें रहेंगे, और बोलते हैं कि बड़ा जो है चांदी का चम्मच के साथ जो पैदा हुआ वो कुछ नहीं करेगा। भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखा जो 8000 करोड़ में प्लेन में बैठते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा जो 16 करोड़ के गाड़ी में बैठते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा जो 900 करोड़ के मकान में बैठते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा कि अपने नाम पर स्टेडियम जो है, अपने नाम पर स्टेडियम, अपने मैच में अपने उद्घाटन कर लिया जी। तो इतिहास, एक मिनट सर, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है, भारत इंडिया के बाद, क्योंकि इनकी डीएनए में यही है, लड़ाई झगड़ा करना भारत और इंडिया के बीच में। क्या भारत का क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम, उसमें कोई अंतर है क्या? जब हम बोलते कि हम इंडियन, मोदी जी बोलते आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, क्यों नहीं भारत बोलते हैं फिर? तो ये फालतू बात है। इंडिया टीवी को पहले तो इंडिया टीवी में आना बंद कर दीजिए। आप अपना विरोध जताइएगा कि ये एंटी नेशनल है, इस तरह का टीवी चैनल में हम नहीं आएंगे। रजत शर्मा जो है देशद्रोही व्यक्ति है, इंडिया का नाम कैसे रख दिया भाई साहब? आप लोग को जो है, क्योंकि लोग को तोड़ना मरोड़ना और झगड़ा करना, और मैं बताऊं डर गया एक अकेला भारी नहीं। सुधांशु जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, आराम से आप हमको टोकने का आपका मौका। 38 लोग के गठबंधन नहीं है,
ये 41 से अभी आपने 42 जितना आपने कीर्तिमान और एक मिनट, इतिहास एक पर मिनट, बोला है सौरभ डॉक्टर जी, अजय एक कुमार, मिनट, उसका जवाब ले ले। बहुत सारे विषय जमा हो जाएंगे डॉक्टर साहब, बहुत सारे विषय हो जाएंगे। सौरभ जी, एक तीसरे मेहमान भी है हमारे बीच में। एक मिनट, एक आपत्ति इसलिए है, जितना टाइम उनको दिया हमको दे दीजिए। मेरे तो ख्याल से सर पूरा बराबर ही इतिहास होगा। आगे मैं बढ़ाया नहीं था। अब यहाँ स्टॉप वॉच लेके तो नहीं नहीं बैठा तो हूं। बोलने दो अगर- यार, कंप्लीट हाँ, तो करने दो, 2 मिनट तो दे दो यार, इतना बहस क्यों कर रहे हो हमसे? सर 2 मिनट टाइम बहुत तो ज्यादा दे होते हैं, दीजिए आप ना, एक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक मैंने आपको 30 रोका सेकंड नहीं दे सर। दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए बोलिए। यार, हम तो सुधांशु त्रिवेदी नहीं है, 30 दे दीजिए, 30 सेकंड में काम चल जाए। ये मुझसे मांगते 2 मिनट के बाद 2 मिनट और, तो मैं इनको भी नहीं देता। 30 आप सेकंड दे बोलिए दो। सर। हाँ, हाँ। इनके 38 नहीं है, 42 होंगे, अभी तक तो 41 है। ईडी, सीबीआई, आईटी, अब एनआईए भी जोड़ देंगे और ईसी को भी बर्बाद कर लेंगे। 42 कर दो, उसके बाद और फिर प्रेस, टीवी चैनल वैनल 43 कर दीजिए। प्रॉब्लम क्या है सर कि देश देख रहा है। आज देश दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण योजना जो कर्नाटक सरकार ने की है, 2000 रुपए 3 करोड़ से 3.67 करोड़ परिवार को हम दे रहे हैं। भाई साहब, हर आदमी इस चैनल में देशभक्त है। मैं सुधांशु त्रिवेदी को, बीजेपी को भी जो है ना, ये नहीं, सुधांशु जी को भी नहीं बोलूंगा कि ये जो है एंटी नेशनल है। कैसे आ जाते हैं टीवी में बोल करके, एक दूसरे भाई को बोलते हैं कि एंटी नेशनल है? किस हिम्मत से बोलते हैं? अच्छा ठीक है और डॉक्टर साहब, कैसे मैं अब बोलेंगे? आपकी बात का जवाब लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी पार्टी के कई सारे प्रवक्ता भी कल से कह रहे हैं कि जिसको इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो पाकिस्तान चला जाए। आप लोगों को भी इनकी बीमारी लग गई। इनके बहुत सारे लोग वीजा देते थे पाकिस्तान का, कल से आप लोग देने लगे। मैं तो सौरभ जी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ इस तरह का बयानबाजी गलत, कुछ हमारी तरफ से भी करता है, मैं भी बोलता हूँ। हाँ, बट जितने बार अगर हम एक बार बोलते हैं तो ये लाखों बार बोलते हैं। ये तो पूरा खानदान सब। अच्छा चलिए ठीक है। अभी आपने, इन्होंने कीर्तिमान गिनाए तो आपने इनके कीर्तिमान गिनाए, मोदी जी के नए कीर्तिमान आपने गिनाए, उसका जवाब ले लें, फिर मैं जाता हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेहमान भी हैं। बोलिए सुधांशु जी। वैसे तो डॉक्टर अजय कुमार जी ने एक भी कीर्तिमान संदर्भ और आंकड़ों के साथ नहीं गिनाया। एक ही उदाहरण दे देता हूं। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बेरोजगारी है, मान्यवर भूल जाते हैं सोना गिरवी। आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। जब सोना गिरवी रखा गया, रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया, महंगाई की दर 20% पहुंच गई, प्रचंड बेरोजगारी थी, इस समय उससे बुरे हालत है। तब देखिए, होशो हवास रख के बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने लगना कि साहब केवल मोदी जी के खिलाफ आकर कुछ भी बोलने लगना। अब आपने इंडिया टीवी की बात कही, उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, हमारे देश के संयोग से एक विचित्रता है कि दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसके 2 भाषाओं में 2 नाम है, इंडिया और भारत। जब हम भाषा अंतर की बात कहते हैं तो भारत हिंदी में और इंडिया उसमें, परंतु राहुल गांधी जी ने भाषा नहीं कहा है, उन्होंने कहा विचार के अंतर की बात है। और मैं पुनः कह रहा हूं, विचार में भारत और इंडिया के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी यदि आपको इस इंडिया नाम से और इंडिया को भारत मानना है तो मैं विनम्रता से कहूंगा, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहने वाली पार्टी, ये सेंटेंस किसी आम नेता ने नहीं कहा था, आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था। और किस नेता के बराबर तौल दिया था देश को, जो हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट होकर सजा याफ्ता हो गया था और उसका 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार का आरोपी सिद्ध कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, वो भी हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बराबर तोलने वाले आज आके कहते हैं कि इंडिया से नफरत और ये वो। और पाकिस्तान जाने की बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान तो इनके नेता गए थे, छोटे मोटे नहीं गए थे। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे कि मोदी जी को हटाओ। और ये ऐसे सौरभ जी, इन लोग ऐसे जहां जहां चरण पड़े संतन के तांता बंटा धार वाली कहावत है। पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान का ही सब भरभरा के बैठ गया। और डॉक्टर अजय कुमार, आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक बात कहूं, आपको ऐसे सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए कि मोदी जी 8 करोड़ के प्लेन में चलते हैं। मान्यवर, 8 करोड़ का प्लेन मोदी जी का नहीं, भारत सरकार का है। और भारत के प्रधानमंत्री के प्लेन के अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं, और आप जो कहते हैं कि 16 करोड़ की कार, वो किस लिए होती है? वो बुलेट प्रूफ ही नहीं होती है, वो एक्सप्लोजन प्रूफ भी होती है। उसके ऊपर मिसाइल अटैक हो तो उससे भी बचाव के लिए होता है। ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और मैं सुनील झा जी से पढ़े लिखे की बात करते हैं, उनको बताइए ना पढ़े लिखे। अगर आप प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा की व्यवस्था यह होती है कि एयर अटैक, मिसाइल अटैक और अगर एटॉमिक अटैक भी हो जाए तो उसके लिए
क्या मैकेनिज्म होगा वो रहना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को आकर, और वो भारत के प्रधानमंत्री का है। हाँ, वो मानता हूं आप लोगों को, जो आप लोग बपौती मानते थे कि ताजिंदगी आप ही रहेंगे, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा मेरा मकान नहीं था, सरकार का मकान था, आपको लगता होगा, इसलिए यथार्थ परख। अच्छा चलिए ठीक है सुधांशु जी, जुनून में बात करना, संजीव झा जी में ऐसी हवाई बात करना। भाई साहब सौरभ जी जवाब तो दे दे, 8,000 करोड़ की कहानी। सर आप मेरी बात पूरी तो हो जाने देते, आप सुनिए तो मेरी बात। मैं तो संजीव जी से ये कहने जा रहा था, वैसे ये भी इंडिया में ही है, इंडिया के अलायंस में ही, आप ही के अलायंस में अब ये कम से कम, वो तो इसलिए इनको भी अपना ही समझ के बोलिएगा आप जो बोलिएगा। लेकिन मैं संजीव सर एक सेकंड, आप 3 मेहमान हैं, मेरे लिए तीनों बराबर है, लेकिन मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संजीव जी मैं आपके पास सर आऊंगा, पूरा समय लेके आऊंगा, आपको इंतजार करा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, इनके बात का जवाब यही दूसरे का हिस्सा लेने की। बोलिए डॉक्टर अजय, बोलिए। संजीव भाई एक आपत्ति दर्ज करूंगा, सौरभ जी ऐसी बात मत कीजिएगा कि इंडिया के अलायंस, यू डोंट टेल हिम द सेम थिंग। आप हमारे बारे में व्हाई आर यू टेकिंग साइड्स? संजीव जी के बारे में क्या साइड्स है सर, क्या साइड्स है मुझे बताइए। आप पता नहीं क्यों, आप पता नहीं आप क्या प्रेजुडिस माइंड लेकर के आए हैं डिबेट के अंदर। संजीव जी आपके अलायंस पार्टनर है या नहीं है इस डिबेट में? अगर 3 लोग हैं तो 2 एक अलायंस से है कि नहीं है? एक मिनट व्हाट ऑब्जेक्शन? कैन आई कंप्लीट? नो बट यू हैव टू लिसन आल्सो सर। नो आई हैव टू लिसन, आई हैव बीन लिसनिंग टू यू। कैन आई कंप्लीट? यू आर नॉट लिसनिंग। अच्छा संजीव झा जी को अगर मैंने पैनल में बुलाया है तो मैं उनको केवल सुनने के लिए तो इनवाइट नहीं किया ना सर। एक चीज मैं पता, why did you make a comment between me and Sanjeev? He's in my alliance, I know it. I was talking to you. I have no issue with because it. You tell the same thing to me. Because I wanted to talk to him, sir. I am the moderator of the show. One moment, sir. You cannot dictate terms, sir. You cannot dictate terms. And you cannot dictate terms. I can because this is my show and I am the moderator, sir. You have to go by the moderation of the show. He is the third guest in the show. I have to give him also some time to speak. He is a third guest, but when he wants to speak, you don't have to make a sarcastic comment. That is not a sarcastic comment. I was trying to speak to him and you were speaking in between. I understand. आप बीच में बोल रहे थे, मैं कोई sarcastic नहीं हुआ। आप बीच में बोल रहे थे बार-बार, मैंने कहा ये भी आप ही के साथ के हैं, आप ही के अलायंस के हैं। मैंने इतना बोला। आपसे कमजोर हो सकती है। मुझे नहीं मालूम आप क्यों आज बिगड़ रहे हैं खामखा बात पर। और मैंने तो उनको बात करके भी यही बोला कि मैं बाद में आऊंगा, जरा आप बोल लें डॉक्टर अजय कुमार। उनको भी मैंने यही बोला। मत कीजिए भाई साहब, नहीं भाई साहब आप भी, सर आप सीनियर हैं, आप सीनियर हैं। नहीं प्लीज सर टिप्पणी मत कर। नहीं इतनी उतनी कुछ नहीं सर, आप जिस पर उतारू है मुझे मत मजबूर कीजिए कुछ बोलने के लिए। आपका बोलने का, आप मेरे गेस्ट हैं, आप बोलिए अपनी बात। मेरा इतना ही कहना है कि आप खटास अगर आप sarcastic comment देंगे। I was not sarcastic, डॉक्टर अजय कुमार, please stop saying that. ठीक है, then I'm great. I'm grateful if you don't. अरे मुद्दे की बात करिए डॉक्टर अजय कुमार, आप लगातार इधर-उधर। One sec. Hey Sudhanshu, I'm not speaking to you, boss. I'm speaking to him. Why do you have to interfere? So first question. आप कौन सी स्कूलिंग करने में लगे डॉक्टर अजय कुमार, में समझ में नहीं आ रहा आज। No, because I'm not speaking to him. Am I speaking to him? I'm speaking to you, no boss. Why is he lecturing everyone, sir? Please अपना comment कीजिए sir. I'm not lecturing. Since last 5 minutes you are just criticizing one person or the other. Mr. Trivedi, हम आपसे बात नहीं कर रहे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बोलिए डॉक्टर। अगर आप और हमारे बीच में डिस्कशन होगी तब हम बात करेंगे। अभी हमारे एंकर से बात हो रही थी, हमारा इतना ही कहना था कि हमारी अंग्रेजी में समझदारी में हो सकती है कमी हो। मैं खटास मत, आप, मुझे लग रहा था कि आप एक sarcastic कमेंट दे रहे थे। आप संजीव भाई बोलिए, इन लोगों की बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ। बोलिए संजीव जी। संजीव भाई आप बोलिए। देखिए अभी बहुत सारे इतिहास की बात अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब देश का प्रधानमंत्री जीतकर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आ रहे थे तो कोई सरकार के देश के एयरलाइंस में नहीं बल्कि एक व्यापारिक एयरलाइंस में आकर के, जहां पूरा देश की मीडिया ने देखा कि अदानी एयरलाइंस से उतरे थे और तभी उन्होंने पूरे देश को मैसेज दे दिया था कि अब मैं और अदानी हूं, बाकी और कोई नहीं है। और परिणाम यही हुआ कि 40,000 करोड़ की कंपनी इस 9 साल में 12.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। तो प्रधानमंत्री किसके साथ है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, आपने एक 20 और भाई कहा कि कल ही जीएसटी बिल लेकर के आ रहे हैं। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि हम 50% से ज्यादा मतों से जीतने वाले कई स्टेट में पार्टी हैं। तो मैं सुधांशु जी को याद दिला देता हूं कि दिल्ली में हमने सुधांशु भाई 2 बार 50% से ज्यादा मत लिया है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 बार 90% से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को मिली। लेकिन आपने क्या किया, आपने जनता के उस मैंडेट को एक इलीगल आदेश के साथ साथ
एक इलीगल और संवैधानिक बिल के जरिए आपने अधिकार को छीना है, दिल्ली के जनमत का आपने अपमान किया है। तो आज जब ये इंडिया इकट्ठा क्यों हो रहा है? ये इंडिया इकट्ठा इसलिए हो रहा है सुधांशु जी कि आप प्रधानमंत्री जी 2014 में कहा था कि अब टीम इंडिया काम करेगी। तो जब टीम इंडिया की बात कहा तब था तो देश ने क्या समझा? देश ने यह समझा कि अलग अलग राज्यों में अगर विपक्ष की भी सरकार को वहां की जनता ने चुना तो प्रधानमंत्री उसके साथ लेकर काम करेंगे। लेकिन आपने किया क्या? जो सबसे बड़ा परफॉर्मर था आपने उसको ही सैबोटेज कर दिया, उसके अधिकार को ही छीन लिया आपने। अगर टीम इंडिया की बात होती तो प्रधानमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी से ट्रेनिंग पूरे देश को दिलाते कि शिक्षा में काम कैसे हो सकता है। अगर टीम इंडिया की बात होती तो सत्येंद्र जैन साहब से पूरे देश के अपने राज्यों में ट्रेनिंग दिलाते कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे खुलता है। लेकिन आपने काम नहीं, आपने विपक्ष को तोड़ने की, विपक्ष को कमजोर करने की और जनता के उस मैंडेट को अपमान करने की साजिश करी। आपने 3 तरह से काम किया। पहले पैसे से खरीदो, पैसे से ना खरीदे तो ईडी भेजकर लोगों को जोड़ो, डराओ, और ईडी से ना डरे तो गवर्नर के जरिए कंट्रोल करो, उससे भी कंट्रोल ना हो तो ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार को खत्म कर दो। तो आपने इस देश के जनतंत्र को कमजोर किया है। अगर आप परफॉर्मर को टीम इंडिया में अगर 4 प्लेयर परफॉर्मर को नहीं खेलने दिया जाए तो वो टीम इंडिया को कमजोर कर रहा है। आपने इस देश को कमजोर करने की साजिश पिछले 5 साल में करी है। और कैसी कैसी अलायंस। संजीव जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री जो टीम इंडिया की बात करते हैं, अगर वाकई में वो टीम इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते तो ये इंडिया नाम का अलायंस हमको नहीं बनाना पड़ता, विपक्ष को एकजुट नहीं होना पड़ता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमारे मेहमान हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अजय कुमार और डॉक्टर अजय कुमार और संजीव झा जी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर अजय कुमार और संजीव झा जी। कल से आपने कहा इंडिया जब से नाम अलायंस का रखा, विपक्षी दलों के अलायंस का नाम, तब से इंडिया बनाम भारत ये बहस भी एक देश के अंदर शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा हम 50% वोट लेकर 2024 में एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं हमने कीर्तिमान पहले भी बनाए हैं और ये नया रिकॉर्ड भी बनेगा। मैं चाहता हूं एक बार अभी संजीव झा जी ने जो आरोप लगाए, ये टीम इंडिया ये नियत प्रधानमंत्री की नहीं रही, यही वजह है कि आज सारा बाकी दलों को एक होना पड़ रहा है। इसके जवाब एक बार सुधांशु जी दे दें। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप फिर आपकी बात का जवाब डॉक्टर अजय कुमार। सुधांशु जी, अब तो पुराने बयान प्रधानमंत्री जी के निकाल करके आज दिखाए जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। हाँ बिल्कुल, मैं तो बात कह रहा हूं, जब सिर्फ भाषा के अंतर की बात है तो इंडिया और भारत एक हैं, पर जब भाव के अंतर की बात है तो जमीन आसमान का अंतर है। मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और इन्होंने बात भाव के अंतर और विचार के अंतर की कही है, भाषा के अंतर की बात नहीं कही है। राहुल गांधी जी ने बहुत साफ साफ कहा है ये एक विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा में इंडिया और भारत बहुत अलग है, भाषा में यानी ट्रांसलेशन अलग है और इमोशन अलग है। तो इमोशन में इंडिया और भारत अलग इमोशन इवोक करते हैं, ट्रांसलेशन की बात है तो अलग है। तो वो ठीक है। हाँ, परंतु जो संजीव झा जी ने बात कही, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी उसमें यह था कि उस एक्ट को लेकर कुछ ग्रे एरिया थे। आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि इस पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी चाहिए, सरकार उसको क्लैरिटी कर रही है। क्योंकि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, और विधानसभा सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पौंडीचेरी में भी विधानसभा है, तो सारे देश में जैसे सारी स्टेट्स के लिए एक ही रूल हो सकता है, उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक रूल होगा। उसमें स्पष्टीकरण को लेकर चलिए, आपका विचार अपनी जगह, हमारा विचार अपनी जगह, आपको लगता है आपको रोका जा रहा है, ये किया जा रहा है वगैरह वगैरह। मगर यह भी एक दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली, जो कि अब उभरते हुए भारत की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी है, उसकी पहचान सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक रह गई है। कोई बड़ा अस्पताल, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनाई, वो छोड़िए। पंजाब में तो पूरी सरकार है ना, तो वहां कौन से झंडे गाड़ दिए? आने के साथ ही हत्याओं का दौर शुरू हो गया, गोलियां शुरू हो गई, गैंगस्टर की लड़ाई शुरू हो गई। और तो और पहली बार ऐसा हो रहा है एक लंबे समय के बाद कि जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी बनाई जाने लगी, क्या क्या होने लगा। खालिस्तानी फोर्सेस इतने ताकतवर हो गए, विदेश में भी जाके करने लगे। तो दिखाई पड़ रहा है कि जहां आपको पूर्ण सत्ता प्राप्त है, जहां पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, उसमें आपने कितने, और याद करिए आप तो वो पार्टी है ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, कहां गई वो टोपी भाई? यहां तो 1.5-2 साल से सरकार है, पंजाब में तो पारित कर देना चाहिए था ना जन लोकपाल। वहां कौन सी समस्या है? दिल्ली में तो आप कह रहे हैं एलजी नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, वहां कौन नहीं करने दे रहा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां तक टीम की बात है, मान्यवर एक बात सिर्फ कह दूं, आम आदमी पार्टी जब टीम की बात करती है
कि क्या कहें कि वो देखिए प्रशांत भूषण शांति भूषण से लेके योगेंद्र यादव से लेके किरण बेदी से लेके शाजिया इल्मी से लेके और कितने कितने छोड़ते चले गए। आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास आपके साथ नहीं रहा, यानी कुमार विश्वास, और यदि अन्ना भी आपके साथ नहीं रहे तो और ये जन लोकपाल चाहिए वाली पार्टी ने अपनी पार्टी में एक लोकपाल अपॉइंट किया था एडमिरल रामदास, उनको भी निकाल के कूड़े के फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर। और इन्होंने अपनी पार्टी के संविधान में संशोधन कर लिया। पहले इन्होंने कहा था 3 साल के लिए अध्यक्ष रहेगा, फिर उसके बाद कहा कि नहीं वो 1 साल और एक बार बढ़ गए, चुनाव था, फिर वो क्लास ही गायब कर दिया। तो जो टीम अपनी नहीं साथ रख पाए वो टीम की एक छोटा जवाब संजीव जी, डॉक्टर साहब केवल संवैधानिकता की बात कर रहे हैं, सबकी समान। देखिए, मैं अभी सुधांशु जी को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, पर सुधांशु जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज आपकी भी पुष्ट थोड़ी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये 26 दल इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए आनंद फानन में अभी 38 दलों की मीटिंग हुई, जिस दल की कोई पूछ नहीं है, 26 दल का कोई सांसद नहीं है, लेकिन ये 26 दल यहाँ हाजिरी लगी और 38 दलों की टीम हो गई। तो प्रधानमंत्री का आज तक प्रधानमंत्री आपके पार्टी के लोग भी करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे नेता को पूछते नहीं है। तो आप तो धन्यवाद कीजिए कि हमारे 26 दलों की मीटिंग के बाद आपके अपने पार्टी में भी और बाकी उन तमाम लोगों का जो 10 साल तक पूछा नहीं गया अब पूछा जा रहा है, तो इसका क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, आप एक बात समझिए कि आज मैं जो कह रहा था बीच में, अभी सौरभ जी ब्रेक पे चले गए, कि आप चूंकि टीम इंडिया को धोखा दिया, आपने देश को इंडिया को धोखा दिया, तो अब इंडिया इकट्ठा हो रहा है। और जब ये इंडिया इकट्ठा होगा तो जो दम आप भर रहे हैं 24 में, उसकी औकात ही पता चलेगा। क्योंकि आपने देश को झूठ झूठ बोला था। आपने क्या कहा था? बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ महंगाई का साहब? आपने क्या कहा था? बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ? देश की वो बेटी जो मेडल लेके आई थी तो जंतर मंतर पर बैठना पड़ा जी। आप क्या तमाम वो नारे जो आपने देश की जनता को दिया था, एक एक कर आपने लोगों को धोखा दिया। आकाश से लेकर पाताल तक सब बेच दिया आपने। और किसी ने कहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संसद में लोग बहस करने से बचने लगे कि अगर ये बता दो कि कौन सी प्रॉपर्टी बची है तो प्रधानमंत्री उस प्रॉपर्टी को बेच दे। अच्छा ठीक है, सारी देश की संसाधन को बेच दिया, देश का माहौल क्या होगा ये तो जब जनता जवाब देगी अपना चुनाव में तब पता चलेगा। संजीव साहब, आंकड़ों की अगर सिर्फ आंकड़ों की नजर से बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 50% वोट लेकर के जीत करके आएंगे, 2019 के अंदर 225 सीटें, एग्जैक्टली 224 सीट ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक्चुअली 50% से ज्यादा वोट हासिल हुआ था उन सीटों के ऊपर। तो इनके कहते हैं कि हमारे पास है वो बेस है जहां से हम ये लॉन्च कर, जहां से हम वहां पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचने का हम दावा कर रहे हैं, जहां जो लक्ष्य हमने अपने लिए रखा है। डॉक्टर अजय, देखिए, अगर आप इनके कर्नाटका वाले सीट देखें, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं हुआ है, तेलंगाना देखेंगे, फिर अलग अलग राजस्थान और छत्तीसगढ़ का आंकड़े 6 महीने बाद मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कर्नाटका का ले लीजिए ना, जहां पर 50% है, वो तो 15-20% में समझ गए। कर्नाटका में तो पॉलिटिक्स है, वो अपने जगह पर है। बट सौरभ जी, मैं 2-3 चीज आपके ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ। प्रधानमंत्री जाते हैं श्रीलंका, फिर एक उनके दोस्त को पोर्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री जाते बांग्लादेश तो बिजली की सप्लाई उनको चले जाता है। तो ये भारत के लिए किया गया कि इंडिया के लिए किया गया, किसके लिए किया? मणिपुर में जो है 2 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला वो भारत है कि इंडिया है। क्योंकि सुधांशु जी का भाव और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये इमोशन किस बात का है कि मणिपुर भारत का हिस्सा है तो बता दीजिए नहीं है, तो हम स्पष्ट हम क्लियर हो जाएंगे कि नहीं ये इंडिया का हिस्सा है, इनके मुताबिक इंडिया का हिस्सा है। तो मतलब जो है मणिपुर में जो होता है ठीक है। ब्रिजभूषण जी इंडिया के हिस्से है कि भारत के हिस्से है? और विनेश फोगट भारतीय है कि इंडियन है, ये भी बता दीजिए। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये भाव और इंडिया और भारत के बीच में जो दरार पड़ने जो बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमेशा इनकी नियत यही रही कि बस इसमें जो 2 ग्रुप के बीच में, तो मणिपुर भारत में है कि नहीं ये तो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया में बोलते तो मैं समझ सकता हूँ कि इनका नफरत इंडिया से होगी। और कारण क्या है? ब्रिजभूषण जो इनके सांसद हैं, कोई एक टिप्पणी नहीं है प्रधानमंत्री जी का। तो हमारा इतना ही कहना है कि एक तो आप ये जो गठबंधन, इनकी जो 38 पार्टी की गठबंधन है, उसमें से 24 पार्टी के एक लोकसभा सदस्य नहीं, 7 में 1 सदस्य है और 7 में 2-2 ईच। मैं हमारा इतना ही कहना है कि प्रधानमंत्री, आपने अभी टीवी डिबेट में आपको जो इनके जो गठबंधन के सदस्यों को बुलाने के लिए आपको दिक्कत होगी, आप किसको बुलाओगे? तो सौरभ जी, आप तो इतने परिपक्व एंकर हैं, आप बताइएगा कि कौन
इनके जो अलायंस पार्टनर जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जी क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि इनको खोजते खोजते आप भी पागल हो जाओगे। देखिए, ये बात मैं कहूं, अभी तक दिक्कत होती थी, लेकिन अब इन्होंने 38 पार्टियों का नाम दे दिया है, तो अब शायद उतनी दिक्कत ना हो। अभी तो हमें 1-2 पार्टियों से मिलते थे इनके सहयोगी, ये बात ठीक है। आप एक सौरभ जी, एक आप बहुत ही शरीफ और एक डिसेंट आदमी है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। नहीं तो आज के डिबेट में भी खोजते ढूंढते रह जाओगे। एक तो मिल जाएगा कोई पार्टी, फिर डिबेट के लिए लायक होना चाहिए ना, बोलने लायक होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई रेस्पेक्ट यू, कि आपकी दुविधा मैं समझ सकता हूँ कि आपकी चिंता है, लेकिन जो 26 पार्टी मिली है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आप किसी को बुला दी। दूसरी बात है, लास्ट में मोदी जी समझते हैं ये बात, भाजपा पूरी तरह से समझ रही कि देश का माहौल, जो अलायंस यूनिटी, अगर हमारा जो ऑपोजिशन यूनिटी है, साफ हो जाएंगे। हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। मैं गिनाना नहीं चाहिए, बिहार, बंगाल, अगर हम शुरू करेंगे 150 सीट कम हो जाएगा तो 300 से 150 पर पहुंच जाते हैं। तो बॉस, ये गणित जो है वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आप 50% बोलिए और ऑपोजिशन को यूनिटी करके, और देखिए ऑपोजिशन यूनिटी में हमने क्या कहा था, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, ठीक है, फिर सेक्रेटरीट बनेंगे, सीट बंटवारा लास्ट में है। क्योंकि देखिए सीट जो है, हमें कोई लालच नहीं है, किसी भी पार्टी, सभी ने कहा था कि हमको सीट एडजस्टमेंट में कोई आपस में कोई जो है मतभेद नहीं, ठीक, हमको संविधान बचाना है। अगर हम भारत के लोग, सुधांशु जी बोलते ना, इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान बचाना चाहते हैं प्रियम्बल के मुताबिक। तो आप कह रहे हैं हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, सीट बंटवारे में कोई हमारा अहम कोई ईगो आड़े नहीं आएगा, कोई हमारी डिमांड्स आगे आड़े नहीं आएंगी, और ये 300 से 150 कब हो जाएंगे, 3-4 राज्य में खेल पलट जाएगा। सुधांशु जी, उन्होंने तुझे 2-3 स्टेट्स का नाम भी लिया, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। अभी आपने देखा सीट के बंटवारे में, देखिए बहुत मजेदार बात है। अभी बोला डॉक्टर अजय जी ने कि सीट के बंटवारे में कोई समस्या नहीं, और अभी क्या दिखाया जा रहा था कि पंजाब में क्या बोला कांग्रेस के नेताओं ने, कि हम तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम करते रहेंगे, वहां गठबंधन है, हम अलायंस के पार्टनर नहीं। तो भैया सीट का बंटवारा कैसे होगा पंजाब में? आम आदमी पार्टी 2 ही जगहों पे है ना जहां पर वो जीतने की स्थिति में है, दिल्ली और पंजाब, और आज तक वो दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती सिर्फ पंजाब में ही है। तो भाई अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने कौन सा अद्भुत ज्ञान दिया है यहां पर कि पंजाब में लड़ेंगे, कि मतलब कर्नाटक में मोहब्बत और पंजाब में लड़ाई। वो जो पुराना गीत था ना, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, तो ये कौन सी दुहाई दे रहे हैं कि नहीं सीट प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, मैं एक और अंतर बताता हूं, हमारी पराजय और इनकी पराजय में अंतर है। जनता ने जिस ढंग से हमको, जैसे हम कर्नाटक हारे परंतु 36% वोट हमारा है, 75 साल के अपने सबसे बड़े वोट प्रतिशत के ऊपर हम हारने के बावजूद बैठे हैं। जेडीएस का 5% वोट आपका सीधा आपकी तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए आप जीत गए। उसके जो भी कारण रहे हो वो एक अलग विवेचना का विषय है, चाहे उसमें आपको लगा हो कि कुछ आप मुस्लिम्स का वोट ज्यादा जेडीएस से खींच ले गए हो, या वो कलिग्गा को लगा हो कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। परंतु लोकसभा में क्या होगा, ये इतना सहज है क्या कि जेडीएस का वोट आप ही को ट्रांसफर होगा लोकसभा में, या जेडीएस तो लड़ाई में नहीं होगी जब लोकसभा में, तब क्या होगा? और ये जो बहुत आसान अर्थमेटिक गिनाई जाती है ना, उत्तर प्रदेश से उदाहरण है 2019 में सपा बसपा एक हुए थे तो मान लिया गया था ना कि ध्वस्त, अब तो भाजपा ध्वस्त हो गई और ये दे विल ट्राउंस द बीजेपी इन उत्तर प्रदेश। क्या हुआ? हमने 3/4 सीटें जीत ली, क्योंकि हकीकत क्या है, एक राजनीति के लिए कहावत होती है कि हाँ अंक गणित नहीं चलती, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला, ये भी समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, दिल भी तो मिले होने चाहिए जी। जैसे हमारे यहां गठबंधन है, जो मैंने कहा कि पहले अटल जी थे, फिर अडवाणी जी थे और अब मोदी जी हैं, सब स्पष्ट है गठबंधन कौन है, नेता कौन है, नीति क्या है। आपके यहां यह चीज स्पष्ट नहीं है। सीताराम येचुरी जी कल ये बयान दे चुके हैं कि वो ममता बनर्जी जी के साथ बंगाल में नहीं साथ चलेंगे। अभी कांग्रेस के नेता पंजाब के लिए बयान दे चुके हैं। तो मेरे विचार से बहुत अंतर स्पष्ट है। एक तरफ हमारी तरफ मजबूत सरकार के लिए हम वोट मांगेंगे और आप मजबूर सरकार के लिए वोट मांगेंगे, और देश की प्रबुद्ध जनता इन दोनों का अंतर और इससे होने वाला देश और उनके निजी जीवन पर प्रभाव को अच्छी तरह समझती। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर अजय कुमार, संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कुरुक्षेत्र में। अब जैसा डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि चाहे अभी साथ बैठने की बात हो, उसके बाद गठबंधन का नामकरण करने की बात हो, अब जब तीसरी बात आएगी सीट बंटवारे की, तो वो भी हम कामयाबी के साथ करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो आखिरी इम्तिहान और असल इम्तिहान होगा इस विपक्षी गठबंधन का, इस एकता का।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।